वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं इटर्नल यस्टरडे सीरीज के पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन मैंने कल अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मितारू और कोइची को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन कोइची का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो जीता जागता खड़ा था, एक लिविंग डेड की तरह। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनका क्लास प्रेसिडेंट भागते हुए क्लास आता है और सबको बताता है कि उनके टीचर ओंगावा सुसाइड करने जा रहे हैं। सब उनके पीछे भागते हुए छत पर पहुंचते हैं। टीचर ओंगावा रेलिंग्स पर खड़े थे। सबके साथ टीचर मिताकी भी आते हैं और ओंगावा टीचर को रोकते हैं, उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं। पर टीचर ओंगावा उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उनके सुसाइड करने के पीछे रीजन ये था कि टीचर ओंगावा अपने कलीग टीचर मिताकी से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर किसी रीजन से टीचर मिताकी उनसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। ये बात टीचर ओंगावा के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और इसीलिए वो सुसाइड करने गए। कोइची बिना किसी हेजिटेशन के साथ टीचर ओंगावा के पास चला जाता है। अपने शर्ट खोलकर बॉडी के सारे जख्म उन्हें दिखाता है और अपने हार्ट बीट चेक करने को कहता है, जो बिल्कुल बंद पड़ा था। टीचर को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मितारू भी उनके पास आता है। टीचर को बोलता है, अगर आप यहाँ से गिरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मौत हो जाएगी। बस आपकी ये जो हड्डियां हैं वो बुरी तरह से टूट फूट कर डबल हो जाएंगी और आप आगे की लाइफ एक इनकम्प्लीट इंसान की तरह जिएंगे। मैं ये बात इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कोइची को देखिए, अगर ये गिरा यहाँ से तो ये ठीक हो भी पाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता। वो एक चलता फिरता डेड बॉडी है, उसके हार्ट बीट चेक कीजिए, नहीं होगा। और आप कूदेंगे तो ये भी कूदेगा। और इससे पहले कि टीचर उसकी बातें सुनकर पागल हो जाते, कोइची ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और वो टीचर बेहोश हो गए। कोइची के डियर के लिए मितारू उसकी तारीफ करता है और कोइची काफी खुश हो जाता है। पर मितारू को एक बात समझ नहीं आ रही थी। कोइची ने तभी ओंगावा टीचर को बोला था कि अब लगता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस बात से उसका क्या मतलब था। कोइची उस शाम मितारू को अपने घर लेकर आता है। दोनों कोइची की फैमिली के साथ डिनर करते हैं। कोइची की माँ प्रेग्नेंट थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि अब ज्यादा टाइम दूर नहीं है। डिनर के टाइम कोइची खाना नहीं खाता। मितारू को फिक्र होती है। डिनर के बाद कोइची दोनों के लिए बियर लेकर आता है, लेकिन खुद बस एक घूंट पीता है। उसे बस अपना गला गीला करना था। वैसे तो उसे अब प्यास भी नहीं लगती। मितारू उसकी बातों से दुखी हो जाता है और सोने चला जाता है। कोइची उसे बोलता है, मेरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करते हैं मितारू, लेकिन उनसे ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो मितारू को हक करके सो जाता है। अगले दिन टीचर मिताकी दोनों को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से ओंगावा टीचर की जान बच पाई थी। मितारू उनसे पूछता है कि टीचर ओंगावा की इस हालत के जिम्मेदार वही है क्या। टीचर का जवाब हाँ था। वो उन्हें बताते हैं, मैं ओंगावा से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मेरा नंबर 1 नहीं है, कोई और है मेरा नंबर 1। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, उसे मैंने 20 साल पहले ही खो दिया है, वो मर चुका है। मितारू उनकी बातों से बहुत दुखी हो जाता है। कोइची को ये बात समझ आ जाती है। वो टीचर से कहता है, सर तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम पर एक जैसा प्यार दोनों को दे सकते हैं। जितना प्यार आप नंबर 1 से करते हो उतना ही प्यार नंबर 2 से भी। टीचर को उनकी बात सही लगती है, पर मितारू सोचता है अगर कोइची ये कहे कि वो मितारू से जितना प्यार करता है उतना ही प्यार किसी और से भी करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहाँ से निकलने के बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं। कोइची के पैरों के चोट वापस से खुल गए थे, उसमें फिर से सिलाई चढ़ानी थी, लेकिन लेडी डॉक्टर को कोइची के चोट कुछ धुंधले से दिखाई दे रहे थे। तभी उनके कैबिन में एक नर्स आती है। उसने मितारू को नोटिस किया, डॉक्टर को भी नोटिस किया, लेकिन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कोइची को वो दिख ही नहीं रही हो। मितारू को ये बात स्ट्रेंज लगती है। नर्स के जाते ही डॉक्टर भी मितारू को बताती है कि कोइची कभी कभी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसके चोट को वो स्टिच नहीं कर पा रही। और जब मितारू उससे बातें करता है वो तभी उसे देख पाती है। मितारू इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो सामने वही ट्रक वाला दिखाई देता है जिसने कोइची को उड़ाया था। वो मितारू से माफी मांगता है और कोइची के बारे में पूछता है।
मितारू को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है, यही तो है कोइची तुम्हारे सामने। पर उस आदमी को कोइची नहीं दिख रहा था। मितारू इस बात पर उस आदमी के ऊपर चीखता है। कोइची उसे शांत रहने को बोलता है और मितारू शांति से उसे बताता है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल से बाहर आकर मितारू कोइची से पूछता है कि तुम उस आदमी पर नाराज नहीं हो? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वही तो है। कोइची नॉर्मल था, वो मितारू को चिल करने को बोलता है, लेकिन मितारू रोने लगता है। उस रात मितारू की तबीयत खराब हो जाती है। वो कोइची को बोलता है, मेरे लिए गर्म पानी ले आओ और मेरे बॉडी पोंछ दो और बस मेरे साथ रहो। कोइची बिल्कुल ऐसा ही करता है, मितारू के साथ ही रुकता है। अगली सुबह मितारू जागता है तो सामने डैड दिखाई देते हैं। डैड के सामने ठीक फ्रिज के पास कोइची भी खड़ा था, पर डैड उसे नहीं देख पा रहे थे और कोइची बिल्कुल शांत खड़ा था। डैड मितारू से पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ कोई रुका था क्या? मितारू सच बोल देता है, हाँ कि कोइची रुका था। डैड हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और कोइची को मितारू के डैड काफी कूल लगते हैं। कोइची उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, पर मितारू उसे स्कूल भेज देता है ताकि कोइची सबको दिखाई दे, कोई भी क्लासमेट कोइची को भूल ना जाए। लेकिन शाम होने पर भी कोइची स्कूल से वापस नहीं आता, बल्कि मितारू से मिलने उसकी एक क्लासमेट आती है। उसे बताती है कि कोइची आज बहुत ज्यादा जल्दी डिसअपियर हो गया और उस टाइम बस कुछ ही स्टूडेंट ऐसे थे जो उसे देख पा रहे थे। लगता है कोइची के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, पर कोई तो चीज है जो उसे यहाँ रोके रखे हैं और वो रीजन शायद मितारू ही है। कोइची को लगता है कि उसी की वजह से मितारू की तबीयत खराब हो रही है, शायद वो उसकी एनर्जी ले रहा है, इसीलिए अब से वो मितारू से दूर रहेगा। मितारू उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। उसी वक्त वो कोइची को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ भी कोइची नहीं था। वो कोइची को कॉल करता है और बहुत देर बाद कोइची कॉल रिसीव करता है। वो मितारू के डैड के हॉस्पिटल में ही था। मितारू तुरंत वहाँ पहुँचता है। कोइची उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि यहाँ उसे अच्छा महसूस हो रहा है। मितारू उसे बोलता है, तुम किसी की एनर्जी नहीं सोख रहे, बल्कि वो ले रहे हो जो तुम्हें सब दे रहे हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स। तभी कोइची के छोटे भाई बहन वहाँ आते हैं, साथ में कोइची के डैड भी। वो कोइची को बताते हैं कि माँ की डिलीवरी होने वाली है। उन्हें इसी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और अभी पता चला है कि ये मितारू के डैड का ही हॉस्पिटल है और कुछ ही देर में माँ की डिलीवरी भी हो जाती है। उन्होंने एक छोटी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया था। कोइची के डैड कोइची को सबसे पहले माँ से मिलने को कहते हैं ताकि उनकी बेटी को सबसे पहले वो गोद में उठाए। माँ के बाद बच्ची को सबसे पहले कोइची ही गोद में उठाता है। कोइची इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये फैमिली उसकी अपनी फैमिली ना होने के बावजूद सब उसकी फीलिंग्स की केयर करते हैं। कोइची को तो अपने बायोलॉजिकल माँ बाप के बारे में पता भी नहीं है, पर वो अंकल आंटी जिन्हें वो माँ बाप कहते हैं, उनकी पूरी फैमिली ने उसे अपनाया था। मितारू नोटिस करता है कि कोइची कुछ साइन कर रहा था, शायद ये बेबी का पावर हो सकता है। मितारू को डर लगने लगता है क्योंकि ये कोइची के पास टाइम कम होने का साइन भी हो सकता था। मितारू कोइची को घर चलने के लिए कहता है। दोनों घर आते हैं और लव मेकिंग करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं और दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। कोइची को खुशी होती है, लेकिन आधी रात में कोइची को महसूस होता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है, उसे जाना होगा। जितना प्यार मितारू उससे करता था, उतना ही प्यार वो भी मितारू से करता है। उसे पहली नज़र में ही मितारू पसंद आ गया था, जब मितारू उसे घूरता रहता था। इसीलिए उसने मितारू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर उनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो गई। लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, उन्हें अलग होना ही था। वो मितारू को किस करता है और चला जाता है। अगली सुबह मितारू के डैड मितारू से मिलने आते हैं और सीधे उससे कोइची के बारे में पूछते हैं कि वो चला गया ना। मितारू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि डैड सब कुछ जानते हैं। उसे लगा डॉक्टर ने बताया होगा, पर डैड की बातें सुनकर वो हैरान हो जाता है। डैड उसे बताते हैं कि ऐसा मितारू की माँ के साथ भी हुआ था। वो उन्हें दिखाई देती थी, बल्कि मितारू भी उन्हें देख सकता था। और फिर एक दिन वो उन्हें छोड़कर चली गई। डैड उनसे बहुत प्यार करते थे, पर उनका वो प्यार उनका साथ छोड़ गया और अब शायद मितारू भी सेम चीज फेस करने वाला था। उसके अगले ही दिन कोइची की लाश ठीक उसी जगह पुलिस को बरामद होती है जिस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। डेथ का रीजन बताया जाता है कि उसकी बॉडी को काफी दिनों तक रेस्क्यू नहीं किया गया था, इसीलिए वो मर गया।
कोइची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और देखते ही देखते 5 ईयर बीत जाते हैं। मितारो अभी तक कोइची को नहीं भूल पाया था। वो अभी भी उसके आने का वेट करता है क्योंकि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है और कोई दूसरा उसका नंबर 1 नहीं बन सकता। तो इसी के साथ इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। आई नो इस सीरीज की सैड एंडिंग थी, पर क्या कर सकते हैं, स्टोरी यही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।